हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी, वीडियो अच्छे से क्लियर होगा। तो हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं जो आपका जियो वीडियो सॉल्यूशन है उसके बारे में। ये जो आपका ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट हुआ था 19 और 20 नवंबर को, ये उसका कम्प्लीटली फ्री जीए सॉल्यूशन है। और ये आप वीकली लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं ऑलिव बोर्ड की ऐप पर जाकर। ये कम्प्लीटली फ्री होता है। टियर 1 के लिए ये पूरा आपका लाइव टेस्ट था। तो यहाँ पर आप शुरू करते हैं आज का सेशन गाइज। एंड वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऑलिव बोर्ड का, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है मैच द फॉलोइंग, यानी कि आपको निम्नलिखित में से दिए हुए जो भी ऑप्शन है उनको उनके सही मेल के साथ में मिलाना है। जैसे कि पहला ऑप्शन यहाँ पर कहता है गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर एक तरफ इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इनकी मापने की मात्रा यानी कि मेजरिंग क्वांटिटी दी हुई है। तो गैल्वेनोमीटर जो है ये किसके लिए होता है गाइस? तो ये इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत प्रवाह जो होता है उसको नापने के लिए इसको यूज किया जाता है। वही जो आपका ओडोमीटर है ये यूज किया जाता है जो भी किसी एक व्हीकल के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल होता है। आपने जनरली देखा होगा अपनी कार वगैरह में या फिर अपने जो बाइक वगैरह में आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक ओडोमीटर लगा होता है जिसके अंदर डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है वो दिखाता है। उसके अलावा फोटोमीटर होता है बेसिकली आपका लाइट की इंटेंसिटी यानी कि प्रकाश किस तीव्रता के साथ आ रहा है उसको मापने के लिए फोटोमीटर का यूज किया जाता है। और जो डायनोमीटर है ना, इसका यूज किया जाता है मोमेंटम ऑफ फोर्स के लिए यहाँ पर। तो इस हिसाब से फर्स्ट का हो जाना चाहिए सी, सेकंड का हो जाना चाहिए यहाँ पर ओडोमीटर है तो सेकंड का क्या हो जाना चाहिए डी, फिर फोटोमीटर का ए, और फिर क्या होना चाहिए यहाँ पर ये होना चाहिए बी। तो सी डी ए बी यहाँ पर कौन से इसमें दिया हुआ है? सी डी ए बी, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इधर ए। सी डी ए बी इज द करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट इज यार विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से निम्नलिखित में से दिए हुआ कौन सा किसी भी एक वेदर मैप में यानी कि एक मौसम मानचित्र के अंदर दाब के वितरण को दर्शाता है। यानी कि प्रेशर का उस जगह पर किस तरीके का हवा का दाब है, एयर प्रेशर वहां पर किस तरीके से वितरित किया हुआ है। ऑप्शन है आपके आइसोहाइड्स, आइसोथर्म, आइसोबार या फिर आइसोहेलाइंस। तो आपको पता ही होगा अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा होगा कि आइसोबार जो है ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल मतलब कुछ इस तरफ से, इस तरीके से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो यहाँ पर दिखाती है जब हम किसी भी एक जगह के इन जितनी भी लोकेशंस पर, यहाँ पर अगर मैं एक आइसोबार बनाती हूँ इसका मतलब क्या है कि इन सभी लोकेशंस पर जो हवा का दाब है वो कैसा है, यहाँ पर प्रेशर जो है इट इज इक्वल प्रेशर। ऑल दीज पॉइंट्स आर हैविंग इक्वल प्रेशर, यानी कि इन सभी केंद्रों पर एक समान दाब है। तो इस तरीके से आइसोबार जो होती हैं ये इस टाइप की लाइंस होती हैं जो उन जगहों को कनेक्ट करके बनाई जाती हैं जहां पर एक तरीके का हवा का दाब जो प्रेशर जो है वो देखने को मिलता है। तो जब हम बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उस तरीके से ऊंचाई पर जाने पर जो ऊंचाई का प्रेशर दबाव के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर एक इफेक्ट इधर पड़ता है। तो किसी भी एक जगह पर जहां पर सी लेवल से हम जितना ऊपर जाते हैं उस हिसाब से यहाँ पर जो दबाव जिस अलग अलग लाइन पर पड़ता है तो उन अलग अलग लाइंस को यहाँ पर हम आइसोबार्स के थ्रू डिनोट करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपको कोई हवा का दाब अगर देखना है तो उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होंगी वो आपका हवा का दबाव वहां पर दिखाएंगी। नेक्स्ट इज द न्यू डिजिटल पब्लिकेशन BLO ई पत्रिका, ये इनमें से किसने लॉन्च किया था? तो गाइज यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? BLO ई पत्रिका। ऑब्वियसली आपको पता है कि BLO क्या होता है, ये बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं और ये इसके रिगार्डिंग पत्रिका है। बूथ लेवल ऑफिसर कौन होते हैं? जो आपके वोटिंग वगैरह के अंदर इलेक्शन में जो लोग लगाए जाते हैं वोटिंग प्रोसेस के अंदर। तो ये किसने लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर BLO ई पत्रिका लॉन्च किया। जितने भी हमारे इधर BLOs हैं, जितने भी बूथ लेवल ऑफिसेज हैं, उन सभी में इसको स्प्रेड किया गया है। मैगजीन जो है हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषाओं में भी ये उपस्थित है, इसको अवेलेबल है, ये उपलब्ध कराई गई है। इसका थीम रखा गया ये बाय मंथली ई पत्रिका है, यानी कि 2 महीने में एक बार ये आपको ई पत्रिका यहाँ पर मिलेगी जो अलग अलग इसमें सब्जेक्ट पे फोकस किया हुआ है। EVM VVPAT ट्रेनिंग या फिर IT एप्लीकेशन या फिर स्पेशल समरी रिविजन। आपको क्या याद रखना है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जिसने BLO ई पत्रिका को रिलीज किया। नेक्स्ट है यहाँ पर 27वां सेशन हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC
COP27। COP का मतलब क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, जो इस साल हुआ 2022 में। ये कौन सी कंट्री में यहाँ पर होने वाला है? इसको शेड्यूल किया गया है, आयोजित किया जाने वाला है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो याद रखिएगा ये इजिप्ट के अंदर शर्म अल शेख जगह है, वहाँ पर 6 से लेकर 18 नवंबर तक इसका यहाँ पर उद्घाटन किया गया, जहाँ पर भारत की तरफ से जो भारत का जितना भी बड़े बड़े अधिकारियों की जो पूरा एक इनका क्या बोलते हैं उसको, कि एक टोली जो थी, उसको यहाँ पर लीड कौन कर रहे थे? भूपेंद्र यादव, जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं। तो इंडिया को यहाँ पर, इंडिया ने बाकी जो देश है उनको इन्वाइट किया कि इंडिया ने ना लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट नाम का एक अभियान शुरू किया है, तो कहा है कि उसका पार्ट बनिए। यानी कि हम इन्वायरमेंट के लिए अपना लाइफस्टाइल इन्वायरमेंट के हिसाब का चलाने वाले हैं, जिससे काफ़ी फ़ायदा होगा प्लैनेट को भी और लोगों को भी। तो दोनों चीज़ों को साथ में लेके चल रहे हैं। COP27 जो है, इसको यहाँ पर COP ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पर रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर होगा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द ग्रांट गिवन बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू पंचायत बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। जो यहाँ पर सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों को केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाले अनुदान का उल्लेख है? ऑप्शन देख लीजिए, आर्टिकल 243, आर्टिकल 280, 256 या फिर 277। तो आपको पता ही होगा कि फाइनेंस कमीशन जो है ये आर्टिकल 280 के तहत दिया गया है। अभी कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग चल रहा है? तो 15वें नंबर का यहाँ पर फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग चल रहा है। ये कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक चलाया गया है? कब ये इसका पूरा टर्म एंड होगा? तो 2021 से 22 से इसको चलाया गया है और 2025 से 26 के अंदर ये एंड होने वाला है। तो ये यहाँ पर पूरे 5 साल जो है इसका टर्म रखा गया है। अब यहाँ पर जानने वाली बातें क्या है कि जो आर्टिकल 280 है उसमें यहाँ पर ये बोला गया कि इस टाइप का जो आयोग है वो राष्ट्रपति के यहाँ पर सलाह पर बनाया जाएगा, जो यहाँ पर राष्ट्रपति को सलाह देगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए इसको बनाया जाएगा। राष्ट्रपति को ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर स्पेशली जो फाइनेंस रिलेटेड, वित्तीय संबंधी जो मामले हैं, मुद्दे हैं, उनके ऊपर सलाह देगा। एक तो यहाँ पर इसको बोला गया कि जो आपका केंद्र और राज्य सरकार है उनके बीच में करों का वितरण, जो कर से जो भी राजस्व आता है उसका वितरण कैसे किया जाएगा। जो भी टैक्सेस हैं वो कलेक्शन किस हिसाब से केंद्र सरकार के पास जाएगा और राज्य सरकारों के पास में जाएगा, किस हिसाब से इनको डिवाइड किया जाएगा, किस हिसाब से स्टेट्स और दूसरी स्टेट्स के बीच में, दो अलग अलग राज्यों के बीच में इसका वितरण किस हिसाब से होगा, वो वित्त आयोग देखता है। इसके अलावा जो भी इस टाइप के बड़े बड़े अनुदान दिए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा, जो राज्य सरकार को अनुदान देते हैं, जो फाइनेंशियल हेल्प ये प्रोवाइड करते हैं, ग्रांट्स वगैरह देते हैं इनको, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। तो उसके ऊपर भी कुछ एक सिद्धांत जो है वो यही बनाता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति को कोई भी किसी भी फाइनेंस यानी कि वित्तीय संबंधी किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी अगर एडवाइस या सलाह की कभी ज़रूरत होती है तो वो किससे एडवाइस या सलाह लेगा? फाइनेंस कमीशन से। नेक्स्ट इज विच पिट्यूटरी हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ ऑल सेल्स इन द बॉडी। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन जो है जो हमारे शरीर के अंदर शरीर की सभी कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत के लिए पिट्यूटरी हार्मोन के, कौन सा ऐसा पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो जिम्मेदार है? आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो याद रखना, इसको बोलते हैं HGH। HGH क्या होता है? ये है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है ये इस टाइप के बहुत सारे पिट्यूटरी हार्मोन्स है, जैसे कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये इसका काम क्या होता है? ये जितना भी है जो एक इंसान के अंदर जो भी उसका बाहरी या अंदरूनी जो भी ग्रोथ होती है, बाहरी विकास है, अंदरूनी विकास है, जो भी इसकी कोशिकाएं हैं उनको ठीक करना, चोट लग जाती है तो सेल रिपेयर होते हैं, उस सब के लिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। फिर एक आपने TSH सुना होगा, इसको कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपका जो थायराइड ग्लैंड होते हैं ना, जिससे थायरॉक्सिन निकलता है, इसका खुद का एक हार्मोन होता है थायराइड ग्लैंड का, जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं। तो उसको मैनेज करने का काम ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करते हैं। तो जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा थायराइड के लेवल्स इधर उधर बैलेंस अमाउंट से ज़्यादा या कम प्रोड्यूस होने लगते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर
हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि उसकी वजह से थायराइड की प्रॉब्लम वगैरह वगैरह हो जाती हैं। नेक्स्ट इज यार प्रोलैक्टिन, PRL, ये क्या होता है? ये जो भी स्तनपान के लिए जो दुग्ध उत्पादन है उसमें ये मदद करता है, ठीक है। तो जब भी आफ्टर द प्रेगनेंसी जो भी यहाँ पर जो स्तनपान कराती हैं जो महिलाएं, उसके लिए प्रोलैक्टिन ये जो है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी आपका पिट्यूटरी हार्मोन में से एक है। फिर इसके बाद में आता है आपका ल्यूटिनिसिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको ना गैनोडोट्रोपिन्स भी कहा जाता है, और ये बेसिकली सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, जो भी लैंगिक और जो भी इस टाइप के प्रजनन जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो भी विशेषताएं होती है एक पुरुष या महिला के अंदर, उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज यार विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द पाइपिंड। तो यहाँ पर पिनीपेड जो है इसके अंदर इनमें से क्या आता है? पेंगुइन्स आती हैं, डक इसके अंदर आती हैं, पोलर बियर या फिर वालरस जो है इसके अंदर कवर होते हैं। आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसको ना ये जो पिनीपेड वर्ड जो है ये आपका फिन और फ्लिपर फुटेड नाम से यहाँ पर आया है। तो जनरली जो मरीन एनिमल्स होते हैं उनके आगे से आपने देखा है ना किस टाइप के फ्लिपर्स टाइप उनके जो आगे के पैर वगैरह होते हैं, फुट जो होते हैं उनके पीपर टाइप के, पाइपिंग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो वॉलरस है उसके लिए वॉलरस, सील, सी लायंस, आपने देखा होगा ना उस टाइप के फ्लिपर्स टाइप के उनका पीछे का इस टाइप का एरिया होता है ना, वो उसको अच्छे से पीछे की जो टेल होती है उसको फ्लिप कर देते हैं। तो इस टाइप के सी लायंस, सील्स आपने देखी होगी, वॉलरसेस आपने देखे होंगे, इस टाइप के कुछ दिखते हैं, ठीक है। तो मैं इनका अच्छे से यहाँ पर चेहरा बना नहीं पा रही हूँ, ड्राइंग थोड़ा खराब है। तो इस टाइप के ये यहाँ पर दिखते हैं वॉलरसेस वगैरह। तो इस टाइप के लोगों को इस टाइप की जो स्पीशीज होती है इनको क्या बोला जाता है? पिनीपेड बोला जाता है। फिन और फ्लिपर फुटेड, यानी कि इनके पीछे क्या होता है? ऐसे फ्लिपर टाइप होता है, बिल्कुल ऐसे फड़फड़ाते हैं पीछे से इनके जो पैर होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पर इस टाइप का ब्रॉड इसमें ऐसे होते हैं ये। तो इनको यहाँ पर काफी टाइम से ये चलते आ रहे हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि सी लायंस, सील्स और वॉलरसेस जो हैं ये जर्नली आपके ओशियंस वगैरह में पाए जाते हैं, ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं, तो इनको पिनीपेड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हियर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वाज अनाउंस्ड इन विच ईयर। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है ये कौन से ईयर में इसका अनाउंसमेंट हुआ था, घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो याद रखना इसकी घोषणा की गई थी 27 सितंबर 2021 को। आंसर हो जाएगा 2021, 27 सितंबर 2021। अच्छा, 27 सितंबर को आपका एक वर्ल्ड डे भी मनाया जाता है, तो याद रखना ये बनाया जाता है इंटरनेशनल टूरिज्म डे, ठीक है। इज सेलिब्रेटेड ऑन 27 सितंबर एवरी ईयर। तो इस डेट को यहाँ पर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो था भारत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसको लॉन्च किया गया था ताकि भारत के अंदर ना जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी स्वास्थ्य संबंधी जो बुनियादी ढांचा है उसको पूरी तरीके से डिजिटल बना दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपकी हेल्थ आईडीज हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्रीज, HPR जिसे कहते हैं, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, इन सभी का जो डेटा है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड रखे जाते हैं उनके, ठीक है, इसके तहत। नेक्स्ट इज यार विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा हैज कॉज द मार्बल कैंसर फिनोमेना। आंसर यहाँ पर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो याद रखना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो जैसे आपकी जो आगरा और आसपास की जो एरियाज है जहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर जनरली आपको ना ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, रबर प्रोसेसिंग, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको मथुरा ऑयल रिफाइनरी स्पेसिफिकली यहाँ पर ना सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये काफ़ी भारी मात्रा में ये जो फैक्ट्रीज है इनको प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपसे क्वेश्चन में इस टाइप से पूछा था 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2 ओनली, या फिर 1, 2 and 3। तो याद रखना मैंने अभी आपको क्या बोला कि सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इस हिसाब से आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड कि 1 and 2 ओनली, बिकॉज यहाँ पर मथुरा ऑयल रिफाइनरी और बाकी आगरा के अराउंड जो रबर प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल केमिकल्स हैं इनमें से भारी मात्रा में सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलते हैं। ये गैसेज जो हैं जब ये वाटर वेपर के साथ में रिएक्ट करती है तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब ये एसिड जो है ये एक तरीके से आपने देखा होगा ना यहाँ पर एसिड रेन की भी ये फॉर्मेशन ले लेता है, जिसकी वजह से हमने देखा था कि ताजमहल जो है वो किस टाइप का हो गया था। ताजमहल पर यहाँ पर काफी ज्यादा
दिक्कत हो गई थी। ठीक है, तो ताजमहल पीला पड़ने लगा था बिकॉज ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी वजह से यहाँ पर इस फिनोमिना को बोला गया मार्बल कैंसर। मार्बल कैंसर इसलिए बोला गया बिकॉज एक तरीके से ये मार्बल को यहाँ पर क्या कर रहा था, डिग्रेड करने लग रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है इसके अराउंड जितना भी एरिया था, मार्बल जो था वो येलो पड़ने लग गया, जिसके बाद में ताजमहल का यहाँ पर थोड़ा सा उसको ठीक कराने की, मरम्मत कराने की कोशिश की कि एटलीस्ट उसका जो पीलापन है ये कम कराया जा सके। नेक्स्ट इज हेयर द क्रेटर फाउंड इन द इमेज ऑफ द मून कैप्चर्ड बाय चंद्रयान 2 इज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साइंटिस्ट। आंसर क्या होगा, देखो ये चंद्रयान 2 को इधर जो एक बड़ा क्रेटर यहाँ पर पाया गया उसका नाम किस पर रखा गया, विक्रम साराभाई, जो कि इसरो के फाउंडर हैं। तो यहाँ पर इसरो ने एक बड़ा इधर क्रेटर देखा है। क्रेटर क्या होता है, एक बड़ा सा गड्ढा टाइप होता है सतह पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर चंद्रयान 2 द्वारा ये जो कैप्चर किया गया इसरो के थ्रू, उन्होंने इसका नाम दिया विक्रम साराभाई के नाम पर, तो इसको विक्रम क्रेटर का यहाँ पर नाम दिया गया है। साराभाई क्रेटर जो है ये 250 से लेके 300 किलोमीटर बड़ा है। ठीक है, और जहां पर अपोलो 17 और लूना 21 मिशन लैंड हुए थे ना, उसके अराउंड ये पड़ता है, 250 से 300 किलोमीटर ईस्ट में पड़ता है। साराभाई जो है, विक्रम साराभाई इसरो के फाउंडर कहे जाते हैं और इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1969 में इन्होंने इसरो की स्थापना की थी। ठीक है, इसरो के हेडक्वार्टर किधर है, बेंगलुरु में, और ये पहले आईआईएससी बेंगलुरु में यहाँ पर काम कर चुके हैं काफ़ी, और इन्होंने रॉकेट साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर एक नींव रखी थी, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल में इसके चेयरमैन कौन है, दैट इज एस सोमनाथ। नेक्स्ट इज एयर अंडर द एयर कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ डैश द गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 9 एयरलाइंस। एयर कॉरपोरेशन एक्ट या अधिनियम जो है, वायु निगम अधिनियम के तहत कौन से ईयर में ये आया, जिसके तहत जो हमारी भारतीय सरकार है उसने 9 एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया और उन्हें 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अंतर्गत शामिल किया गया, यानी कि उनमें से 2 को पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बना दिया गया और टोटल 9 ऐसी एयरलाइंस है जिनको क्या किया गया था, यहाँ पर नेशनलाइज किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1953 में भारतीय सरकार जो है उसने यहाँ पर 9 एयरलाइंस को क्या किया था, राष्ट्रीयकरण किया था, जैसे कि एयर इंडिया, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया, एयरवेज इंडिया, भारत एयरवेज, दक्कन एयरवेज, हिमालयन एविएशन, इंडियन नेशनल एयरवेज, कलिंगा एयरलाइंस, एयर इंडिया इंटरनेशनल, और इनमें को यहाँ पर 2 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में ले आया। कौन कौन सी थी जिसके अंडर ये 9 की 9 काम करती थी, इनको 2 के अंडर डाल दिया गया, 2 के अंतर्गत डाल दिया इन 9 को। ठीक है, तो एक बनाया इन्होंने, इनको कंबाइन करके एक को नाम दिया गया इंडियन एयरलाइंस और दूसरी को क्या दिया गया, एयर इंडिया इंटरनेशनल। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सर्वे वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच ईयर। इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा पहली बार कब, किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो याद रखना इकोनॉमिक सर्वे जो है सबसे पहली बार 1950 से 1951 के बीच में पब्लिश किया गया था। ये बजट डॉक्यूमेंट का पार्ट होता था। आज की डेट में इकोनॉमिक सर्वे कब पब्लिश किया जाता है, ये आपके यूनियन बजट से एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को पब्लिश होता है, और इसके एक दिन बाद क्या बजट पेश होता है, यूनियन बजट, केंद्रीय बजट जो है ये हमारी संसद के उधर पेश होता है 1 फरवरी को। अब ये सबसे पहली बार 1950 से 51 के बीच में आया था। ये जो डॉक्यूमेंट था ये यहाँ पर 1950 में 50 पेजेस का भी नहीं था, उससे कम पेजेस का था, जिसमें इन्होंने प्रीवियस ईयर में, इससे पहले साल के अंदर जो भी आर्थिक विकास रहा भारत के अंदर उसके बारे में इन्होंने कुछ एक ब्यौरा दिया था। और जो सर्वे था 1957 से 58 का, उसमें तो सिर्फ 38 पेजेस ही थे। तो बेसिकली ये क्या होता है कि एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है, एक इंट्रोडक्शन टाइप होता है, जो यहाँ पर जो डिफरेंट सरकार की जो नीतियाँ होती हैं और जो उनका एनालिसिस होता है पिछले साल के, जो भी उन्होंने काम किए हैं, जो भी उनका परफॉर्मेंस रहा, प्रदर्शन रहा, और आने वाले साल में वो किस हिसाब का प्रदर्शन उस हिसाब से अनुमानित करके चल रहे हैं, वो इसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बताते हैं। नेक्स्ट इज हियर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ पार्ट ऑफ ओकस अलायंस। ओकस अलायंस की पार्ट इनमें से कौन सी कंट्री है जो ओकस गठबंधन का हिस्सा है। तो याद रखना, देखो ये ओकस का पूरा फुल फॉर्म क्या है। ओकस इज ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट। ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस,
यूके यूएस तो पूरा का पूरा नाम एज इट इज दिया हुआ है, और ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो ये एक ट्रायलेटरल यानी कि ये आपका त्रिपक्षीय एक समझौता है। किसके ऊपर ये एक समझौता है? ये सुरक्षा के ऊपर समझौता है। तो इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर ये कह रही है कि कम से कम 8 ऐसी न्यूक्लियर पावर इसके पास में सबमरीन्स होनी चाहिए, जिसके अंदर न्यूक्लियर की जितनी भी तकनीक है, न्यूक्लियर से जुड़ी हुई सारी तकनीकें इनके पास होनी चाहिए। कम से कम ऐसी 8 ये लोग कह रहे हैं कि ये खरीदने वाले हैं। इस अलायंस से यहाँ पर क्या होगा कि इस टाइप से ये जो तीनों कंट्री है, ये चाइना इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इसका बहुत अजीब बिहेवियर चल रहा है। तो इसके बिहेवियर को देखते हुए ये कह रहे हैं कि हमें भी उस चीज़ को लेके पहले से ही प्रबंध रखना चाहिए। इंडिया जो है उसने चाइना का यहाँ पर जो अटेम्प्ट था कि एक एंटी ओकस यहाँ पर रेजोल्यूशन पास करे, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो मीटिंग हुई थी उसको यहाँ पर इंडिया ने उसको सक्सेसफुली इसके जो चाइना का अटेम्प्ट था, चाइना ने जो कोशिश की कि एंटी ओकस यहाँ पर ये कुछ चीज़ ले आए कि इन तीन देशों की जो यहाँ पर सांठगांठ चल रही है ना उसको तोड़ सके, उसके इरादे इंडिया ने यहाँ पर खराब कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज यार, इफ साइक्लोन्स अकर इन द अटलांटिक ओशियन और द कैरेबियन सी, अगर कोई चक्रवात अटलांटिक महासागर या कैरेबियन सागर में आते हैं तो उन्हें क्या कहा जा सकता है? उसके अलावा एंटी साइक्लोन, हरिकेन्स, टाइफून्स या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन। आंसर क्या हो जाएगा? इनको हरिकेन्स कहा जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा चक्रवात जो है वो अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर या कैरेबियन सागर के इर्द गिर्द आता है तो उनको हरिकेन्स के नाम से भी जाना जाता है उस एरिया के अंदर। साइक्लोन्स, चक्रवात क्या होते हैं? ये तब आते हैं जब किसी जगह पर हवा का दबाव हो जाता है कम, और जो आसपास की जो वायु का दबाव जो होता है, वायु का दबाव हो जाता है किसी जगह पर। अगर वायु का दबाव कम है तो आसपास की जो विंड है, जो हवा है, वो वहाँ गैदर होते हुए कुछ इस टाइप का सर्कुलर स्प्रिंग मोशन के अंदर इस टाइप का फॉर्मेशन ले लेती है। और सबसे खतरनाक पार्ट होता है इसका जो बीच का आई पार्ट है, यानी कि ये जो बीच का गोला है ना इस रिंग का, इसको कहते हैं आई। ये सबसे खतरनाक पार्ट होता है ये आई, इसका जो सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। साइक्लोनिक चक्रवात जनरली आपका इक्वेटर जो है वो मध्य रेखा के अराउंड इक्वेटर के उधर ये आता है, और कितने लैटिट्यूड के बीच में होता है? 10 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड के बीच में आता है किसी भी एक सागर के उधर। जनरली इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहे जाते हैं जब इनकी जो हवा की रफ्तार जो है वो 74 माइल्स यानी कि 119 किलोमीटर पर आवर से के बराबर या उससे ज़्यादा होती है। तो इनको हरिकेन्स भी कहा जाता है अगर ये अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर के अराउंड आते हैं। लेकिन अगर ये पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर के इर्द गिर्द आ रहे हैं तो इनको टाइफून्स के नाम से जाना जाता है। तो टाइफून्स के नाम के से जाना जाता है या तो प्रशांत महासागर या जो चाइना सागर है उसके अराउंड ही आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर साइक्लोन्स इन्हें कहा जाता है जनरली। ठीक है, नेक्स्ट इज ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इज नॉट ट्रू। इनमें से एफडीआई के रिगार्डिंग इनमें से क्या चीज़ जो है वो सही नहीं है? पहला कह रहा है कि इम्प्लाइज इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इन द प्रोडक्टिव एसेट ऑफ अनदर नेशन। कह रहा है कि एक देश जो है, विदेश जो है, विदेशी जो कोई भी एक निवेशक हो सकता है जो आके किसी देश के अंदर सीधा उसकी जो उत्पादक परिसंपत्तियां हैं उनके अंदर सीधा क्या करता है? निवेश करता है। मैं कहने का मतलब यह है कि मान लो एप्पल कंपनी जो है वो एप्पल कंपनी भारत के अंदर आके एक बड़ी फैक्ट्री खोलती है, तो ऑब्वियसली बात है भारत में आएगी तो भारतीयों से ही ज़मीन खरीदेगी फैक्ट्री खोलने के लिए, चाहे किराए पे ले चाहे खरीदे। भारत के लोगों को ही हायर करेगी, ऐसा तो नहीं है कि वो यूएस से लोगों को उठा के लाएगी, भारत के लोगों को ही यहाँ पर जॉब पर रखेगी, है ना। तो ऐसे में वो सारा इन्वेस्टमेंट, निवेश कर रही है, पैसा लगा रही है, लेकिन पैसा कैसे लगा रही है कि भारत के लोगों को उसका फायदा मिल रहा है उस पैसे का। दूसरा कह रहा है लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ फंड्स, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज टू द फॉरेन कंट्री, यानी कि ये जो विदेशी जो देश है उसके अंदर क्या करता है, जो पैसा है और जो टेक्नोलॉजी है और जो अदर संसाधन है वो उस दूसरी कंट्री के अंदर, उस दूसरे देश के अंदर क्या करता है? ले जाता है। ये बात भी सच है। देखो अब एप्पल भारत के अंदर आएगा तो एप्पल अपनी कुछ एक टेक्नोलॉजी लाएगी। एप्पल जिस हिसाब से अपने मोबाइल फोन्स बनाता है या लैपटॉप्स बनाता है तो टेक्नोलॉजी अपने साथ लाएंगे, कुछ रिसोर्सेज भी लाएंगे और कुछ वहाँ पर से पैसा भी आपको मिलेगा क्योंकि उनका पैसा है, यूएस की कंपनी है। इन्वेस्टमेंट इज डन ओनली ऑन फाइनेंशियल एसेट ऑफ द फॉरेन कंट्री, ये बात हो जाएगी थोड़ी गलत क्योंकि ये तो एफआईआई के केस में होता है।
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई विदेशी निवेशक जो है वो किसी फाइनेंशियल एसेट क्या होगा, मतलब सिर्फ वित्तीय संपत्ति है, पैसे से रिलेटेड है। अगर मैं कहूँ कि आप शेयर खरीद रहे हैं किसी के, तो शेयर्स क्या है, एक तरीके से पैसा ही है ना, जिसके ऊपर आपको कुछ एक रिटर्न्स आते हैं। आप किसी से डेब्ट डिबेंचर्स, कोई बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, वो सिर्फ एक फाइनेंशियल एसेट है, वो एक कागज का टुकड़ा है जो ये कह रहा है कि आपको इस मैच्योरिटी डेट पर ये पैसा मिलेगा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इससे कहीं आगे होता है, ये कहता है कि डायरेक्ट जाके उनके उधर बिजनेस करेंगे, हम सब कुछ सेटअप करेंगे। चौथा कह रहा है एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इज पॉसिबल। बिल्कुल, यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है उसका कुशल प्रबंधन कराते हैं, वहीं पर मैनेजर रखेंगे, सब कुछ रखेंगे। तो इसमें सिर्फ एक बात गलत है फाइनेंशियल एसेट की, जो किसके केस में होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कि फेसबुक जो है यूएस की कंपनी है, वो अगर आके भारत के अंदर और वो टाटा के शेयर्स खरीदती है, तो निवेश तो कर रही है, भारतीय कंपनी के अंदर निवेश कर रही है, लेकिन वो निवेश कैसा है, कल को उसके शेयर्स बेच के निकल लेगी। लेकिन एप्पल अगर बेचने भी जाएगा, अपना पूरा जो प्लांट लगाया है, लोगों को नौकरी से भी निकालेगा, तो उसमें भी उसको कई महीने लग जाएंगे सब कुछ करने में, है ना, और इतने में फायदा तो हो रहा है ना लोगों का, जिसकी जमीन लिया है उसका फायदा हो रहा है। तो इस टाइप के ये पैरामीटर है एफडीआई से रिलेटेड। एफडीआई में एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं, सीधा निवेश होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, पैसा एक्चुअल में लोगों तक पहुंचता है, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, काफ़ी सालों के लिए इन्वेस्टमेंट लगा के आते हैं। एंट्री और एग्जिट डिफिकल्ट होता है, घुसना आसान नहीं है, निकलना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पैसा लगता है और आसानी से वो पैसा निकलेगा भी नहीं। फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट्स का मैनेजमेंट करना बड़ा ईजी होता है, यहाँ पर एफिशिएंट तरीके से अच्छे से आप कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर मैनेज। इन्वेस्टमेंट जो है ये फिजिकल एसेट्स में होती है, ना कि फाइनेंशियल एसेट में। फिजिकल एसेट मतलब जो आपके छू सकते हैं जिन चीज़ों को, जैसे कि आपने प्लांट खड़ा कर लिया, इंडस्ट्री बना ली, लेबर हायर कर ली, लोगों को हायर कर लिया, तो यहाँ पर आप पैसे से रिलेटेड कोई संपत्ति नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ एक फिजिकल एसेट आप ज़रूर ले रहे हैं, कुछ एक छूने वाली चीज़ें, कुछ एक ऐसी जो आपके सामने मौजूद चीज़ें हैं, उनके ऊपर आप पैसा खर्च कर रहे हैं। इसकी वजह से फंड, टेक्नोलॉजी और बाकी रिसोर्सेज का भी ट्रांसफर होता है दूसरी फॉरेन कंट्री से। नेक्स्ट इज देयर विच इज द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड विद नो बॉर्डर एक्सेस टू द ओपन सी। मतलब चारों तरफ से, हर तरफ से किससे घिरा हुआ है, हर तरफ से ये लैंड एरिया से घिरा है, मतलब आसपास के जितने भी देश हैं वो इसके साथ में सीमा साझा करते हैं किसी भी वे से। ये कोई भी समुद्री एरिया जो है उससे जुड़ा हुआ नहीं है, खुले समुद्र तक कोई सीमा नहीं है इसकी, सारे आसपास, मतलब ये भी लैंड एरिया, ये भी लैंड एरिया, आसपास जो भी इसके देश हैं सब जगह क्या है, लैंड एरिया। आसपास कोई भी पानी वाला क्षेत्र है ही नहीं, कोई खुला यहाँ पर सी या सागर है ही नहीं। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ये लार्जेस्ट कंट्री है जिसके पास में कोई बॉर्डर एक्सेस ही नहीं है, कि किसी एक साइड से भी इसके पास में जो इसका बॉर्डर हो वो यहाँ पर किसी खुले समुद्र के साथ जुड़ता हो। इसका जो टोटल एरिया है यहाँ पर वो है नियर अबाउट आपका 27,24,900 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। अब ये इसके आसपास के देश कौन से पड़ते हैं जिसके साथ ये बाउंड्री यानी कि सीमा साझा करता है? इसका पड़ोसी देश है रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ पर लैंड लॉक्ड कैस्पियन सी, यानी कि जो कैस्पियन सागर भी पड़ता है वो भी उसके आसपास क्या है, लैंड एरिया है। ठीक है, तो वो भी लैंड एरिया इसका खुद का इधर नहीं है, वो भी थोड़ा दूर जाके ये पड़ता है। तो एशिया के अंदर ऐसी 12 लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं जो आसपास किससे घिरी हुई है, यहाँ पर लैंड लॉक्ड पूरे उससे घिरी हुई हैं भूमि क्षेत्रों से, जैसे कि अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजेरबाईजान, भूटान, लाओस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। और ये कैस्पियन सी जो है ये एक बहुत छोटा सा वाटर बॉडी है, ये खुला एक समुद्र भी नहीं है जो इसके साथ में साझा हो सके। नेक्स्ट इज यार ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स। तो ये आपकी कौन सी लेयर में होती है? देखो सबसे निचली सतह कौन सी होती है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, या हमारे इधर जो भी एयरप्लेन्स वगैरह उड़ाते हैं हम, ये होता है हमारा ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पर जितने भी मौसम संबंधी चीज़ें जो हैं ये हमारी सबसे निचली सतह ट्रोपोस्फेयर में होती है। उसके ऊपर आती है एक स्ट्रेटोस्फेयर जो जानी जाती है किसके लिए, ओजोन लेयर के लिए। तो यहाँ पर हमने डिस्कवर किया कि एक ओजोन लेयर है जो हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, जो सन में से निकलने वाली जो यूवी रेडिएशन है उनसे हमें बचा के रखती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर आता
जाता है और 50 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, यानी कि ये हमारी सतह से 31 मील ऊपर है, ठीक है, ऊंचाई पर है। ओजोन लेयर जो है, जो जितनी भी सूर्य से आने वाली जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, यूवी रेस जो है, उनको यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, एब्जॉर्ब करती के और तब उसको वहां पर क्या करता है, उसको स्केटर करता है। तो उसका जो खतरा है यूवी रेडिएशंस का, वो डायरेक्ट हम तक नहीं आ पाता है। तो इसीलिए इस लेयर के अंदर बहुत सारा जो यूवी रेडिएशंस है वो ऑलरेडी ऑब्जर्व होके ओजोन लेयर से तब भारत कह रही हूँ, तब दुनिया पे नीचे हमारी जो सतह है उस तक आता है। ट्रोपोस्फेयर जो है ये अर्थ के सरफेस से ही शुरू हो जाता है और ये अर्थ के सरफेस यानी कि जो हमारी सतह है, जो भूमि सतह है, उससे 8 से 14.5 किलोमीटर ऊंचाई तक जाता है, यानी कि 5 से 9 मील ऊंचाई तक जाता है। ये यहाँ पर सबसे ज्यादा घनत्व वाला, सबसे डेंसेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा घनत्व वाला वातावरण का एक सतह बोली जाती है, जहां पर सारे हमारे मौसम से जुड़ी हुई जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि बारिश, ठंड, गर्मी, सब इसी एक लेयर के अंदर हो जाती है। फिर इसके ऊपर यहाँ पर आपका आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर कौन सा आता है यहाँ पर, मीजोस्फेयर, जो स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर शुरू होता है और 85 किलोमीटर यानी कि 53 माइल्स तक ऊंचा जाता है। मीजोस्फेयर के अंदर जितने भी आपके मीटियोर्स वगैरह होते हैं ना, जो हमारे बाहरी अंतरिक्ष से आते होते हैं और बिल्कुल क्या बोलते हैं उनको, उच्छल तारा बोलते हैं, वो इसके अंदर ही आके क्या होते हैं, जलते हैं, जलते हुए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आके वो जो ताप है वो पकड़ लेते हैं, बहुत तेजी से ट्रेवल करते हुए आते हैं। फिर आता है आपका थर्मोस्फेयर, जो मीजोस्फेयर से ऊपर शुरू होता है और 600 किलोमीटर तक की रेंज पर चढ़ता है। जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, जो भी अरोरा लाइट्स आपने देखते हैं ना, वो ग्रीन टाइप अरोरा, नॉर्दर्न लाइट्स, वो सारी इस लेयर के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन विच विल बी हेल्ड इन 2023। यहाँ पर 17वां प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि NRI डे जो है, ये 2023 के अंदर इसके चीफ गेस्ट कौन है, तो याद रखना वो राष्ट्रपति हैं गुयाना के। नाम क्या है उनका, मोहम्मद इरफान अली, गुयाना के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं, जो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के यहाँ पर चीफ गेस्ट होंगे। 2023 में ये होने वाला है, 8 से लेके 10 जनवरी 2023 को कंडक्ट होगा। याद रखना NRI डे यानी कि भारतीय प्रवासी दिवस जो है, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, जिस उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। अब यहाँ पर याद रखना NRI डे जो है, ये आपका 2 साल में एक बार होता है, वंस इन एवरी 2 years, यानी कि 2 सालों में एक बार ये मनाया जाता है, बायनियल इवेंट है ये। तो यहाँ पर भारतीय सरकार इसको बना रही है। याद रखना इसके साथ में एक यूथ NRI डे भी बनाया जाएगा यूथ के लिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर थीम जो रखा गया 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का, वो था डियास्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ये 25 सालों का क्या है, अमृतकाल है। नेक्स्ट इज जुंगो एंड दाहो आर द कल्चरल फोक सॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ, यानी कि जुंगो और दाहो जो है, ये यहाँ पर लोकगीत परंपराएं हैं, जो इनमें से कौन सी जगह पर इनको गाया जाता है, कौन सी जगह पर बनाया जाता है, तो आंसर याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के अंदर। जुंगो और दाहो जो है यहाँ पर कृषि के टाइम पर जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, ये इस टाइप के जो किसान समूह है वो इस टाइप के लोकगीत यहाँ पर गाता है, स्पेशली जौनपुर और जौनसार रीजन जो है, गढ़वाल उत्तराखंड के वहां पर। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इनमें से कौन सा सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी कि केंद्रीय क्षेत्र योजना का उदाहरण है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो यहाँ पर किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि जिसको फुल्ली स्पॉन्सर यानी कि पूरी तरीके से इसके जो फंड्स है, जो इसके लिए जितना भी पैसा जो है, अनुदान जो दिया जा रहा है, वो कौन दे रहा है, केंद्र सरकार। तो ऐसी यहाँ पर 685 स्कीम जो है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इनमें से काफी प्रोमिनेंट है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू फार्मर्स, यानी कि जो किसान है उनको यहाँ पर कुछ एक
लघु अवधि के लिए यहाँ पर लोन दिया जाता है और इंटरेस्ट पर सब्सिडी भी दिया जाता है उनको। कंसेशनल रेट पर यहाँ पर ब्याज दर पे इनको बहुत आसानी से ये लघु अवधि का जो ऋण है, जो उधार है, वो मिल जाता है। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स पे, उर्वरक पे इनको क्या मिलता है, सब्सिडी मिलता है। साथ में फूड सब्सिडी भी इनको मिलता है। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो होती हैं जहाँ पर एक बिग अमाउंट ऑफ मनी जो है, बहुत सारा जो पैसा इस स्कीम के अंदर दिया जाता है वो केंद्र सरकार अपने जेब से भरती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर खर्चा जो भी केंद्र सरकार उठाती है उनको कहा जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, और थोड़ा बहुत जो बच जाता है वो वहाँ की राज्य सरकार उठाती है। इनका जो फंडिंग पैटर्न होता है वो कई बार 70-30 के रेशो में होता है कि 70% इसका जो खर्चा है वो केंद्र सरकार उठाएगी, बाकी बचा हुआ 30% उस राज्य की राज्य सरकार उठाएगी। ये 60-40 और कई कई बार तो ये 90-10 के रेशो में भी होता है। ठीक है, जब यहाँ पर केंद्र सरकार ज़्यादा जो खर्चा है वो उठाती है। इसके अलावा कुछ एक ऐसी यहाँ पर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके अंदर एग्रीकल्चर इरिगेशन से रिलेटेड फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं फार्मर्स को, कुछ एक कंसेशंस दिए जाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके ऊपर बहुत सारा खर्चा केंद्र सरकार खुद उठाती है। फिर आती है आपकी अमृत स्कीम। अमृत स्कीम जो है ये किससे है, ये आपका अटल मिशन है यहाँ पर रूरल एंड अर्बन ट्रांसमिशन के लिए, उसका रेजुविनेशन कराने के लिए सिटीज का। फिर स्मार्ट सिटीज मिशन, इसके लिए भी खर्चा केंद्र सरकार उठाती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम सन, यानी कि जो सूर्य के हिसाब से, अगर सूर्य के उधर से ग्रहों की दूरी को हम सही आरोही क्रम के अंदर दर्शाते हैं तो ये किस तरीके का क्रम होगा। यानी कि सूर्य के सबसे पास क्या पड़ता है, मर्क्यूरी, दूसरे नंबर पर क्या पड़ता है, वीनस, फिर उसके बाद में यहाँ पर मार्स पड़ेगा या फिर सैटर्न पड़ेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्या पड़ता है, मरकरी, फिर आता है वीनस, वीनस के बाद में तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रह आता है गाइस, तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा, मरकरी, वीनस और तीसरा ग्रह हम हैं यानी कि मार्स, उसके सॉरी यानी कि अर्थ। फिर उसके बाद में आता है मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। हम किसके अंदर आते हैं, हम टेरेस्ट्रियल के अंदर आते हैं। हम कौन से प्लैनेट है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। जबकि ये पीछे के जो प्लैनेट्स हैं इनको क्या बोला जाता है, जोवियल प्लैनेट्स बोला जाता है या फिर गैशियस प्लैनेट्स बोला जाता है। ये कोल्ड प्लैनेट्स में से एक है, यानी कि यहाँ पर क्योंकि ये सन से, सूर्य से इनकी जो दूरी है वो काफी ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से ये ठंडे रहते हैं। और हमारे जो अर्थ के पास के जो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के साथ साथ हमारा जो नेचर है वो हॉट प्लैनेट का नेचर है कि काफी तापमान हमारे इधर देखने को मिलता है एज कंपेयर टू दीज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो पहले के 4 ये क्या हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, और लास्ट के 4 क्या हैं, ये जोवियल प्लैनेट्स हैं। इनके अंदर गैसेस बहुत ज़्यादा होती है इसलिए जोवियल भी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दोज कंसिडर्ड द ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, यानी कि निम्नलिखित में से कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति जाने वालों में से कौन सा एक नहीं है। जो भी नहीं है ना, उसके अलावा बचे हुए जो 3 वो हैं वो क्या है, यहाँ पर त्रिमूर्ति कहलाते हैं कर्नाटक संगीत के। तो याद रखना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पापानासम यहाँ पर हैं, ये पापानासम शिवम जो है इनको नहीं कहा जाता। बाकी ये 3 जो हैं यानी कि त्यागराजा, मुत्थुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री जो हैं ये कहलाते हैं त्रिमूर्ति ऑफ कर्नाटक म्यूजिक। कर्नाटक म्यूजिक जो है, अब इनको यहाँ पर 1750 से 1850 एडी के अराउंड ये थिरुवरार के अंदर इनका क्या हुआ था, इसका इन्होंने जन्म लिया, इस म्यूजिक ट्रिनिटी ने, जहाँ पर ये 3 जो बड़े एक दिग्गज यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, तो ये आपको इधर याद रखना है। उस वक्त पर एक बीथोवन, मोजार्ट और वैगनर और हाइडेन का क्या हुआ करता था, उनका वहां पर वेस्टर्न के अंदर, वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर उनका कल्चर हुआ करता था। आपने बीथोवन और मोजार्ट का म्यूजिक तो सुना ही होगा। उस वक्त पर भारत के अंदर इनका प्रचलन काफी ज्यादा था। उस वक्त को गोल्डन एज कहा जाता था संगीत का पूरे विश्व के अंदर, और कर्नाटक संगीत जो है उसने इस वक्त पर अपनी जो चरम सीमा जो है उस पर चल रहा था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द
द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस्ड टू ऑनर इंडियन कार्नेटिक वोकलिस्ट अरुणा सायराम विद शेवलियर अवार्ड। ये शेवलियर अवार्ड जो है ये यहाँ का काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड सिविलियन अवार्ड माना जाता है फ्रांस का। तो फ्रांस ने यहाँ पर अरुणा सायराम जो है इनको यहाँ पर क्या दिया है, शेवलियर अवार्ड दिया है, जिसको द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड कहा जाता है, फ्रेंच गवर्नमेंट जो देती है। इसके अलावा इनको ना इनका सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी मिल चुका है अरुणा सायराम को। उसके अलावा अरुणा सायराम जो है इन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड जीत रखे हैं, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड जीत रखा है इन्होंने 2009 में, संगीत कला निधि अवार्ड 2014 में इन्होंने जीत रखा है। तो काफ़ी सारे इनके अच्छे यहाँ पर अवार्ड भी जीत रखे हैं। उसके अलावा इन्होंने ना इंडिया और फ्रांस के रिलेशन को भी काफ़ी अच्छा बनाया अपनी सिंगिंग टैलेंट से, अक्सर वहाँ पर शोज़ वगैरह या जो चीज़ें करके एक अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पिरामिड्स कंस्ट्रक्टेड टू रिप्रेजेंट द रिलेटिव साइजेस ऑफ ट्रॉपिकल लेवल्स इन इकोसिस्टम। ये इस टाइप का पिरामिड में हम यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल दिखाते हैं इकोसिस्टम के अंदर साइजेस से। तो यहाँ पर इनमें से कौन सी बात कह रहा है कि सच है, तो जो एक बात सच है उसके अलावा क्या होगा, बाकी सब चीज़ें जो है वो क्या होंगी, यहाँ पर गलत होंगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, करेक्ट आंसर यहाँ पर सिर्फ थर्ड है, यानी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पर बताता है कि किस हिसाब से एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे वो टर्नओवर कर रही है, कैसे एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है, एंड इट कैन नॉट बी इन्वर्टेड, यानी कि उसको वापस यहाँ पर क्या नहीं किया जा सकता, उल्टा नहीं किया जा सकता। जो अगर मान लीजिए कि पौधे को यहाँ पर खा के जो प्लांट को एनर्जी ड्राइव हो रहा है, या इकोसिस्टम इस हिसाब से जो चल रहा है वो कैसे चलता है, एक से एनर्जी दूसरे में जाती है, दूसरे से उसके ऊपर एक लेवल पर जाती है, तो वो इन्वर्ट जो है वो यहां पर नहीं हो सकती। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, हु अमंग द फॉलोइंग वेज्ड द बैटल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस from within the heart of the British Empire and was also sent as Indian National Congress representative to the World Peace Conference at Geneva। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर से भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और जिनेवा में विश्व शांति सम्मेलन जो हुआ उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भी इनको क्या किया गया था, भेजा गया था। तो याद रखना इनका नाम होगा वी.के. कृष्णा मेनन। वी.के. कृष्णा मेनन जो है इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के अंदर काफ़ी यहाँ पर इन्होंने काम किया है। ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश राज से यहाँ पर एक लड़ाई लड़ने में इन्होंने बहुत ज़्यादा काफ़ी यहाँ पर कोशिश की है। और इसके अलावा इनको मिडिल क्लास से और कुछ इस टाइप का ना ब्रिटिश पॉलिटिकल और मिडिल क्लास जो थी उनकी तरफ से भी इनको सपोर्ट आया और इन्होंने यहाँ पर भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी इनका रहा था, उसमें काफ़ी अच्छे बढ़ चढ़ के इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ब्रिटिश लेबर पार्टी जो थी वो भी इनके अंदर यहाँ पर एक बिलीफ रखा करती थी, जो इनके डिफरेंट चीज़ें जो ये कर रहे थे, तो इसकी वजह से इनको यहाँ पर कॉमनवेल्थ रूल जो था इंडियन लीग का उसमें भी इन्होंने ज्वाइन किया, जहाँ पर इस जो कॉमनवेल्थ रूल है इसको यहाँ पर डॉक्टर एनी बेसेंट जो है उन्होंने 1916 में इसको शुरू किया था। होम रूल मूवमेंट भी इन्होंने शुरू किया था। तो यहाँ पर 1922 में बेसेंट का जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लीग था उसने यहाँ पर एक तरीके से इंडिया लीग के लिए एक रास्ता बनाया, जहां पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो कह रही थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए पूरी तरीके से। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्रशासन के अंदर हमें कुछ बड़ी पोस्ट दे दें, हमें अपना जो सरकार है वो खुद चलानी है। तो स्वराज की मांग यहाँ पर जोरों शोरों पर लोगों के अंदर आ चुकी थी। तो यहाँ पर इंडिया लीग जो नई नई बनी थी जिसमें कृष्णन मेनन जो है इनको बनाया गया था ऑनररी सेक्रेटरी। तो इनको यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम स्वराज की मांग कर रहे हैं, सेल्फ गवर्नेंस की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर भारतीय लोगों को भारतीय संविधान यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। तो जिसकी वजह से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उन्होंने कृष्णन मेनन को यहाँ पर विश्व शांति सम्मेलन जो था जिनेवा में जो हो रहा था और उसके अलावा इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस भी हुआ ब्रुसेल्स में उसके अगले साल 1935 में, दोनों जगह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व के तौर पर भेजा गया, जो भारत की तरफ से यहाँ पर सॉवरेनिटी की डिमांड कर रहे थे। तो इसी के साथ में आज का हमारा ये सेशन होता है एंड इस टाइप से आपको वीकली लाइव टेस्ट मिल जाएंगे ऑलिव बोर्ड पर, इनको आप दे सकते हैं। एवरी वीक मैं उनका आपको लाइव जीए वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती हूँ। जाते जाते गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप कोई भी कोर्स ऑलिव बोर्ड पर परचेज करते हैं, एसएससी या एसएससी सुपर इलीट या एसएससी प्लस रेलवे इलीट या सुपर इलीट, तो शीतल कोड का यूज करें, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा उस सब्सक्रिप्शन पर, तो काफी आपको फायदा हो जाएगा उससे। ठीक है, तो इसको लाइक करना ना भूले, शेयर करें
कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट करके बताइए क्लास कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।